कवर्धा रियासत। कवर्धा का शुद्ध नाम कबीर धाम है। कबीर साहब के प्रधान शिष्य धर्मदास के वंशजों की गद्दी यही थी। इसी कारण कबीर पंथियों का यह तीर्थ स्थान माना जाता है। 21 डिग्री 50 मिनट से 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 50 मिनट से 81 डिग्री 26 मिनट देशांश के मध्य स्थित यह रियासत स्थित है। 798 वर्ग मील क्षेत्रफल और 57,000 जनसंख्या थी। रियासत का आधे से अधिक भाग पहाड़ों व जंगलों से आच्छादित था। कवर्धा के राजा मंडला के राजवंश से अपना संबंध बतलाते हैं। पंडरिया के जमींदार से भी इनके निकट पारिवारिक संबंध थे। सागर व मंडला के राजा के मध्य लड़ाई हुई। पंडरिया की ओर से महाबली सिंह मंडला राजा की सहायता के लिए गए। उन्हें सन 1760 ईस्वी में कवर्धा पर अधिकार कर दिया गया। एक अन्य विवरण के अनुसार महाबली सिंह ने कवर्धा राज्य की प्राप्ति भोसला राजा रघुजी से सैनिक सेवा के बदले में प्राप्त की थी। महाबली सिंह का शासन दीर्घकालीन था। 50 वर्ष तक उसने शासन किया। उनका पुत्र उजियार सिंह राजा हुआ। उसने भी 46 वर्षों की दीर्घकालीन शासन भोग किया। 1849 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। राजा बहादुर सिंह के काल में कवर्धा को सामंती राज्य का दर्जा मिला। यहाँ के राजाओं की वंशानुगत पद्धति ठाकुर है। 1865 ईस्वी में कवर्धा राजा को एडॉप्शन सनद प्राप्त हुआ। राजा से एक्नॉलेजमेंट ऑफ फील्टी प्राप्त किया। 1908 ईस्वी में रियासत के लिए वार्षिक टाकोली 32,000 रुपये निर्धारित किया गया। बाद में इसे घटाकर 3,000 कर दिया गया। बौद्ध वर्षों के लिए यह निर्धारण किया गया था। 1943 में भारत संघ में विलय के समय कवर्धा के राजा धर्मराज सिंह थे। कवर्धा में प्रसिद्ध भोरम देव का मंदिर है, जो स्थापत्य व प्राचीनता दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। कवर्धा के जंगलों में साल वृक्ष प्राप्त होता है। छुई खदान रियासत। छुई खदान रियासत 21 डिग्री 30 मिनट और 21 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री 53 मिनट और 81 डिग्री 71 मिनट पूर्वी देशांश के मध्य स्थित था। 154 वर्ग मील क्षेत्रफल था। छुई नामक मिट्टी के खदान होने के कारण रियासत का नाम छुई खदान पड़ा। रियासत के प्राचीन इतिहास के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। 1750 ईस्वी में कोड़का जागीर के रूप में महंत रूपदास को भोसला राजा ने सौंपा। 1780 में महंत तुलसीदास को भोसला राज ने सनद दिया। महंत लक्ष्मण दास को 1865 ईस्वी में सामंती राजा के रूप में मान्यता दी गई। 1887 ईस्वी में उनका देहांत हुआ। वे परम धार्मिक, उदार, न्यायी तथा प्रजापालक थे। वे एक अच्छे कवि भी थे। तुलसीदास ने कोटका के स्थान पर छुई खदान को राज्य की राजधानी बनाया। 1930 ईस्वी में महंत भूधर किशोर दास, जो अल्पवयस्क थे, गद्दी पर बैठाए गए। अप्रैल 1891 में जन्मे भूधर की शिक्षा राजकुमार कॉलेज रायपुर में हुई थी। 1910 ईस्वी में शिक्षा समाप्त कर वे रियासत लौटे। उसी वर्ष उनका विवाह हुआ। इन लोगों की पुश्तैनी उपाधि महंत की है। रियासत की औसत आय 1 लाख रुपये वार्षिक थी। रियासत के प्रमुख को एडॉप्शन सनद दिया गया था और बदले में एक्नॉलेजमेंट ऑफ फील्टी लिया गया था। 12,000 रुपये वार्षिक टाकोली रियासत की ओर से पटाया जाता था। 1908 ईस्वी में यह निर्धारण 30 वर्षों के लिए मान्य किया गया था। कोड़का रियासत की पुरानी राजधानी है। यहाँ पहले के राजाओं की समाधियाँ अब तक है। पुरानी गढ़ों का अवशेष भी है। बोरतरा में पड़पोड़ी के जमींदार का भाई डोमन शाह मारा गया था, जिसका सिर चबूतरे के नीचे गाड़ा गया था।
सिंघनगढ़ करचूलियों के काल में 36 गढ़ों में से एक था। गढ़ी का चिन्ह वहाँ दिखता है। 1947 में जब भारत संघ में स्वीकृत रियासत का विलीनीकरण हुआ तब ऋतुपर्ण किशोरदास ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। सरगुजा रियासत 22 डिग्री 38 मिनट और 26 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 82 डिग्री 31 मिनट और 84 डिग्री 5 मिनट पूर्वी दक्षिणांश के मध्य स्थित सरगुजा रियासत का कुल क्षेत्रफल 6089 वर्ग मील था। बंगाल के छोटा नागपुर कमिश्नरी के अंतर्गत यह 1905 ईस्वी तक शामिल था। मैनपाट इस रियासत का दर्शनीय स्थल है। कन्हार, रेन व महान मुख्य नदियाँ हैं। सरगुजा का प्रारंभिक इतिहास अस्पष्ट है। द्रविड़ सरदारों ने छोटे छोटे भाग अधिकार कर रखा था। आपस में इनमें लड़ाई होती रहती थी। पलामू जिले के परकुंड्री के रक्सेर राजपूतों ने लगभग 1700 वर्ष इन पर आक्रमण किया, अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। उदयपुर, जसपुर, कोरिया, चांग बकार के क्षेत्र पर भी इनका अधिकार हुआ। पटना, मुंगेर, मुर्शिदाबाद व दिल्ली की मुगल सेनाओं ने विभिन्न समय पर सरगुजा पर आक्रमण किया। 1758 में एक मराठा सेना ने सरगुजा पर आक्रमण किया और राजा को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। 1792 ईस्वी में सरगुजा प्रमुख अजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। अजीत सिंह की आकस्मिक रूप से मृत्यु हो गई और उसका तीसरा भाई लाल संग्राम सिंह गद्दी पर बैठा। अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया और संग्राम सिंह के स्थान पर अजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र बलभद्र सिंह को राजा बनाया। बलभद्र सिंह के काल में पहली बार सरगुजा रियासत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। 1818 में चतुर्थ मराठा युद्ध का अंत हुआ। सीताबड़ी की संधि के अनुसार सरगुजा का भाग ब्रिटिश नियंत्रण में अधिकार में आया। सन 1820 में बलभद्र सिंह निसंतान स्थिति में मर गए। अंग्रेजों की सहायता से अमर सिंह गद्दी पर बैठे। सन 1852 ईस्वी तक उनका शासनकाल। 1852 ईस्वी में इंद्र सिंह गद्दी पर बैठे। 1882 में उनकी मृत्यु हुई। राजा रघुनाथ के साथ अंग्रेजों ने निश्चित संधि की। 1899 ईस्वी में एक सनद तत्कालीन राजा अंग्रेज वायसराय लॉर्ड कर्जन ने सरगुजा राजा को दिया। सामंत राजा के रूप में मान्यता दी गई। इन्हीं के काल में बंगाल प्रांत से हटाकर सरगुजा को सेंट्रल प्रोविंस के अंतर्गत लाया गया। 23 सितंबर 1905 को वायसराय लॉर्ड मिंटो ने नया सनद प्रदान किया। 2500 रुपये वार्षिक टाकोली आगामी 20 वर्षों तक वार्षिक देना तय हुआ। सन 1919 में सरगुजा नरेश रघुनाथ शरण सिंह की मृत्यु के पश्चात रामानुज सिंह राजा बनाए गए। अंग्रेजों को काफ़ी पन उपहार स्वरूप दिया। प्रथम विश्व युद्ध में पहुंचाई गई आर्थिक सहायता से प्रसन्न होकर कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि दी गई। 19 दिसंबर 1947 ईस्वी को सरगुजा के तत्कालीन नरेश ने भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रांत की धारा सभा में सरगुजा के महाराज रामाजू शरण सिंह देव को मनोनीत किया गया। उदयपुर रियासत 1905 ईस्वी में बंगाल प्रांत से जिन 5 रियासतों को मध्य प्रांत को हस्तांतरित किया गया उनमें उदयपुर भी एक था। 22 डिग्री 3 मिनट और 22 डिग्री 47 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 2 मिनट से 83 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांश के मध्य यह रियासत स्थित था। 1052 वर्ग मील का कुल क्षेत्रफल था। उदयपुर रियासत का इतिहास सरगुजा रियासत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। रक्सेर राजपूतों ने जब सरगुजा जीता था तब से उदयपुर का भाग उनके अधिकार में आया। सरगुजा राज परिवार का ही एक सदस्य यहाँ का शासक था। 1818 ईस्वी में अप्पा साहब भोसले ने संधि की शर्तों के अनुसार उदयपुर का भाग अंग्रेजों को सौंप दिया। कल्याण सिंह उस समय उदयपुर के राजा थे। वार्षिक टाकोली उदयपुर राजा और उसके भाई हत्या के दोषी पाए गए और कारावास की सजा पाए। 1857-58 के विद्रोह में उदय सिंह के राज परिवार ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। कल्याण सिंह, शिवराज सिंह और धीरज सिंह रांची जेल से छुटकारा पाकर
अपने रियासत में आए और कुछ समय के लिए आधिपत्य स्थापित किए। कल्याण सिंह और धीरज सिंह की मृत्यु हुई। विद्रोही राजा शिवराज सिंह को रायगढ़ राजा देवनाथ सिंह की सहायता से पकड़ा गया और काला पानी की सजा दी गई। 1857-58 के काल में उदयपुर के पूर्व राजा व उसके भाइयों का विद्रोह ऐतिहासिक महत्व रखता है। छत्तीसगढ़ के अन्य रियासत भी इनका साथ देते तो राष्ट्रीय परिदृश्य में 1857-58 के काल का छत्तीसगढ़ भी चर्चित क्षेत्र होता। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। सन 1860 ईस्वी में सरगुजा नरेश के पुत्र लाल विंध्येश्वरी प्रसाद सिंहदेव को अंग्रेजों ने उदयपुर का सामंत राजा बनाया। विंध्येश्वरी प्रसाद अंग्रेजों के भक्त थे। विद्रोह को शांत करने में उनकी भूमिका के कारण ही वे लाल से राजा बना दिए गए थे। राजा बहादुर सिंह व सितारे हिंद की 2 उपाधि उन्हें प्राप्त थी। 1876 में उनकी मृत्यु हुई। पुत्र धर्मजीत सिंह उदयपुर राजा बने। रामको नामक गांव को राजधानी बनाकर धर्मजय नगर नाम दिया गया। 1877 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने उन्हें विशेष सनद के द्वारा राजा की उपाधि प्रदान की। सन 1900 ईस्वी में धर्मजीत सिंह की मृत्यु हुई। 1925 ईस्वी में पुत्र विहीन अवस्था में राजा चंद्रशेखर प्रताप सिंह की मृत्यु होने पर पुनः सरगुजा रियासत के राजा के पुत्र चंद्रचूड़ सिंह प्रताप सिंह को उदयपुर का राजा बनाया गया। सरगुजा व उदयपुर के राजा निकट संबंधी थे। रियासत का भाग संघ में जब विलय हुआ तब उदयपुर में चंद्रचूड़ प्रताप का ही शासन था। सामंत राजा के रूप में वे विस्थापित हुए। सरगुजा समूह की रियासतों में उदयपुर का महत्वपूर्ण स्थान रहा। जसपुर रियासत मध्य प्रांत में 1905 से सम्मिलित जसपुर रियासत 20 डिग्री 17 मिनट और 23 डिग्री 15 मिनट उत्तरी तथा 23 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांश के मध्य स्थित था। 1948 वर्ग मील का क्षेत्रफल था। आधी जमीन पहाड़ी व आधी मैदानी है। ईब प्रमुख नदी है। उत्तर से दक्षिण कोरिया रियासत में वही है। इस नदी पर अनेक सुंदर जलप्रपात है। रियासत का प्रारंभिक इतिहास अपुष्ट अस्पष्ट है। डोम शासकों का शासन था। रायमन नाम डोम राजा को परास्त कर सुजान राय ने क्षेत्र को जीता। उसी के वंशज जसपुर में 1947 तक राज कर रहे थे। खोरिया क्षेत्र के जेम राजा को जन सहयोग से सुजान राय ने हराया और मार डाला। नागपुर के भोसले राजा के अधीनस्थ हुए। जसपुर रियासत टाकोली के रूप में 21 भैंस देता था। 1818 में अप्पा साहब से संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों को इस क्षेत्र पर अधिकार मिला। स्वतंत्र रियासत के रूप में जसपुर को मान्यता दी गई। 1899 ईस्वी में 1250 रुपये वार्षिक टाकोली निर्धारित की गई। 1862 ईस्वी के आसपास राजा द्वारा मृत्युदंड देने के अधिकार को समाप्त किया गया। 1908 ईस्वी में रियासत की कुल आय 9,96,687 रुपये थी। भूराजस्व के रूप में ही आय का लगभग आधा भाग प्राप्त होता था। खोरिया, परसबहार, बंदरचुआ, खेरताडी के इलाकेदार रियासत के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। रियासत में ईसाई धर्म का प्रचार धीरे धीरे बढ़ रहा था। 1908 ईस्वी में लगभग 16% ईसाई थे। ऐसा पुस्तक से ज्ञात होता है। 1813 से 1850 ईस्वी तक राम सिंह यहाँ के शासक थे। उसका पुत्र प्रताप नारायण देव ने भी लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। चेचक से उनकी मृत्यु अप्रैल 1900 ईस्वी में हुई। विष्णु प्रसाद को राजा बहादुर की उपाधि दी गई। रियासत में उपद्रव होना पर विष्णु प्रसाद को हटाकर डायरेक्ट मैनेजमेंट में रियासत को लिया गया। दिसंबर 1947 ईस्वी को भारत संघ में विलय पत्र पर विजय भूषण सिंह ने हस्ताक्षर किए। कोरिया रियासत 1905 ईस्वी तक कोरिया बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर कमिश्नरी के अंतर्गत आता था। उसके बाद में मध्य प्रांत में सम्मिलित किया गया। 22 डिग्री 56 मिनट और 23 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 21 डिग्री 56 मिनट से 82 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांश के मध्य स्थित इस रियासत का कुल क्षेत्रफल 1631 वर्ग मील था।
सोनहट पहले राजधानी थी, फिर 1908 ईस्वी के आसपास बैकुंठपुर को राजधानी बनाया। कोरिया रियासत का प्रारंभिक इतिहास अस्पष्ट है। कोरियागढ़ में कोड राजा रहता था। 1800 वर्ष पूर्व राजा धारमल ने उन्हें परास्त किया। इसी धारमल शाह के वंशज कोरिया में 1947 ईस्वी तक शासन कर रहे थे। 1818 ईस्वी में मराठा युद्ध के पश्चात अप्पा साहब ने कोरिया क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपा। तत्कालीन कोरिया नरेश गरीब सिंह ने 24 दिसंबर 1819 ईस्वी को एक कबूलियत लिखकर अंग्रेजों की संप्रभुता स्वीकार की। वार्षिक टाकोली 400 रुपया देना स्वीकार किया। गरीब सिंह 1818 से 1848 तक यहाँ के राजा रहे। उनके पश्चात आमोल सिंह राजा हुए। 3 जनवरी 1848 ईस्वी को नया समझौता किया गया, मगर अंग्रेजों ने टाकोली की राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया। आमोल सिंह 1848 से 1876 ईस्वी तक तथा प्राण सिंह 1876 से 1897 ईस्वी तक राजा रहे। प्राण सिंह की संतान नहीं थी, अतः निकट संबंधी शिवमंगल सिंह राजा बनाए गए। 1899 ईस्वी में राजा को नया सनद दिया गया। 500 रुपये टाकोली की वार्षिक राशि स्वीकार किया गया। यह समझौता आगामी 20 वर्षों तक लागू होना था। 1908 ईस्वी में रियासत की आय 38,170 रुपये थी। वन से सर्वाधिक 20,188 रुपये की आय हुई थी। सन 1909 ईस्वी में शिवमंगल सिंह की मृत्यु के पश्चात अल्पवयस्क पुत्र रामानुज प्रताप सिंह राजा बनाए गए, मगर 1909 से 1924 ईस्वी तक रियासत डायरेक्ट मैनेजमेंट में रहा। दीवान शासन भार संभाले रहे। रामानुज प्रताप सिंह एक प्रगतिशील शासक थे। 1931 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन में छोटे राज्यों के प्रतिनिधि बनकर लंदन गए। पूर्व रियासतों के संघ के भी वे अध्यक्ष थे। भारत संघ में विलय पत्र पर इन्होंने ही हस्ताक्षर किए। द्विवेदी युगीन कवि पंडित सुखलाल प्रसाद ने कोरिया रियासत और वहाँ के राजा के बारे में लिखा है। वन जंगल से घिरी हुई कोरिया रियासत, राजधानी के भव्य भाल है शैल सम्मुत। रामानुज प्रताप सिंह जो महाराज है, वर शासक है कि प्रजोभति के सुकाज है। निर्बल जर झरझर शब्द कर दिखते सुभग महान हैं। द्विज धुवंद संग गा रहे मानो नृष यश गान है। चांग बखार रियासत। चांग बखार रियासत 23 डिग्री 29 मिनट और 23 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश और 81 डिग्री 35 मिनट और 82 डिग्री 21 मिनट पूर्वी देशांश के मध्य स्थित है। 904 वर्ग मील का कुल क्षेत्रफल था। 1905 तक यह बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर कमिश्नरी के अंतर्गत था। इस स्थिति से यह सीपी का भाग बना। रियासत की राजधानी भरतपुर थी। चांग बखार रियासत का संबंध कोरिया राज परिवार से था। 1819 ईस्वी में जब रियासत सीधे अंग्रेजों की संप्रभुता में आया, तब एक समझौता किया गया। एक नई रियासत के रूप में इसे बाद में मान्यता दी गई। जगजीत सिंह जमींदार के रूप में 1819 में समझौता करते हैं। सन 1848 ईस्वी में भैया की उपाधि यहाँ के जमींदारों को दी गई। बलभद्र सिंह 1875 से 1896 ईस्वी, महावीर सिंह 1896 से 1920 ईस्वी कोरिया के सामंत राज्य थे। भैया बलभद्र सिंह की मृत्यु 1896 में हुई। अल्पवयस्क महावीर सिंह जो बलभद्र के भतीजे थे, गद्दी पर बैठाए गए। लाल बजरंग सिंह राजा की ओर से राजकाज देखते थे। 15 अप्रैल 1900 ईस्वी को बालिग होने पर महावीर सिंह को राज्याधिकार मिला। 1899 ईस्वी में पहला सनद राजा को दिया गया। राजा के रूप में मान्यता दी गई। 387 रुपये वार्षिक टाकोली निर्धारित की गई। राजा को सोना, चांदी, कोयला, हीरा खदानों पर कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया। यह अधिकार ब्रिटिश सरकार ने अपने पास रखा। राजा को कोरिया के वनों से हाथी पकड़ने का अधिकार विशेष छूट के रूप में दिया गया। सन 1932 ईस्वी में महावीर सिंह की मृत्यु हुई। गोद लिए हुए बालक कृष्ण प्रताप सिंह को उत्तराधिकारी मिला। 1932 से 1944 ईस्वी तक रियासत कोर्ट ऑफ राइस में था। 4 मई 1944 को कृष्ण प्रताप सिंह को राज्याधिकार शासनाधिकार सौंपा गया।
चांग भकार के भारत संघ में विलय पत्र पर दीवान ने 1947 को राजा से हस्ताक्षर लिए। प्रमुख जमींदारियां। रिचर्ड टेम्पल ने जिस जमींदारियों को रियासत का दर्जा दिया था उनके इतिवृत्ति पर ऊपर संक्षिप्त रूप में वर्णन है। उनका वर्णन उपरोक्त किया गया है। अनेक जमींदारियां रियासत का दर्जा न पा सकी, इन्हें जमींदारी के रूप में ही रहना पड़ा। कोड़वान जमींदारी के रूप में भरगांव, बिलाईगढ़, कटंगी, कोरिया, परपोड़ी, सुअरमाल, नर्रा, देवरी, फिंगेसर, गुंडरदेही, खुज्जी और मदनपुर थे। भरगांव जमींदारी के अंतर्गत 42 गांव थे। कुल क्षेत्रफल 62 वर्ग मील था। 256 रुपये वार्षिक नजराना अंग्रेजी सरकार वसूलती थी। जमींदार विजया जाति का था। बिलाईगढ़ के अंतर्गत 42 गांव थे। 427 रुपये वार्षिक नजराना था। जमींदार गौड़ जाति का था। कटंगी में 43 ग्राम व 57 वर्ग मील क्षेत्र था। वार्षिक नजराना 256 रुपये था। कोरिया प्राचीन जमींदारी थी। सर्वाधिक 152 गांव थे। वार्षिक नजराना 300 रुपये था। जमींदार पहले ताहुद्दार था, बाद में इसे जमींदारी के रूप में बदला गया। धमधा के पास परपोड़ी जमींदारी में 35 गांव थे। राजा गौड़ जाति का था। 1750 रुपये नजराना 1819 ईस्वी से तय हुआ। सुअरमाल के अंतर्गत 84 ग्राम थे। 1819 ईस्वी में 213 रुपया नजराना तय हुआ। नर्रा के अंतर्गत 13 गांव थे। जमींदार कंवर जाति का था। 164 रुपये नजराना तय किया गया। देवरी के अंतर्गत 15 गांव थे। सोना खान के विद्रोही जमींदार के विरुद्ध अंग्रेजों को सहायता पहुंचाने के पुरस्कार स्वरूप ये गांव दिए गए थे। फिंगेश्वर के अधीन 80 गांव थे। नजराना 277 रुपये था। बालोद के गुंडरदेही जमींदारी में 65 गांव थे। 4290 रुपये कंवर जाति के जमींदार थे। माखन सिंह भीष्म सिंह प्रमुख जमींदार थे। नांदगांव के पास खुज्जी जमींदारी थी। 27 गांव थे। नजराना 1338 रुपये वार्षिक थी। मुस्लिम सैनिक शेर खान ने इसकी स्थापना की थी, जो न्यायप्रिय चरित्रवान व्यक्ति थे। मराठा काल में जमींदारी का निर्माण हुआ था। गंडई यह एक पुरानी जमींदारी है। 86 गांव आते थे। 650 वर्ष पूर्व गढ़मंडला के राजा ने लिंगाधीर धरगोड़ नामक सरदार को यह जमींदारी दी थी। 1828 ईस्वी के बाद जमींदारी गंडई, सिलहाटी, बरबसपुर में विभाजित हो गई। 1948 रुपये नजराना गंडई के लिए तय हुआ। गौड़ जाति का जमींदार था। सहसपुर लोहारा बालोद के पास स्थित है। 114 गांव शामिल है। सैनिक सहायता के बदले वह जमींदारी दी गई थी। बैजनाथ सिंह पहले जमींदार थे। रियासत कवर्धा का एक भाग था। जमींदारी का नाम है वंश के आदि पुरुष सहस्त्रार्जुन के नाम पर किया गया। वार्षिक 572 रुपये नजराना तय किया गया। दूसरा जमींदारी पाना बरस। जमींदारी का क्षेत्रफल 345 वर्ग मील। ग्राम संख्या 263 थी। बड़ी जमींदारी थी। वीर सेनापति को सहायता पहुंचाने के फलस्वरूप चांदा नरेश द्वारा दी गई थी। पाना बरस के जमींदार निजाम शाह ने अप्पा साहब भोसले को अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता पहुंचाई थी। अप्पा साहब के पतन के पश्चात निजाम शाह अंग्रेजों का पक्षधर हो गया। समयाचना कर उसने जमींदारी प्राप्त की। लाल श्याम लाल शाह इसी के जमींदार थे। अम्बागढ़ चौकी तीसरा अम्बागढ़ चौकी 250 वर्ग मील का बड़ा क्षेत्र था। गौड़ जमींदार थे जिनका पुराना इतिहास है। मल्ला नरेश के एक करीबी राजवंशी ने इसकी सहायता की थी। रघुवंशी भोसले ने इसे जीतने का अनेक बार प्रयास किया पर सफल नहीं हुए। अंततः समझौता वार्ता तत्कालिक जमींदार दलपत शाह के बीच हुई और रघुजी ने उन्हें जमींदार मान लिया। मध्यस्थ शेर खां को खुज्जी की जमींदारी दी गई। सोना खान रतनपुर के कलचुरी शासक बहार शाह के समय बिसई बिंझवार ने यह जमींदारी प्राप्त की थी। 1490 ईस्वी सैनिक क्षेत्र में वीरता प्रदर्शन कर पुरस्कार स्वरूप जमींदारी की प्राप्ति की गई थी। जमींदार राम राय की 1819-20 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार से झड़प हुई थी। उसके पुत्र नारायण सिंह ने 1857 में विद्रोह कर अंग्रेज प्रशासन को परेशानी में डाला था।
विद्रोह में भाग लेने के आरोप के साथ जमींदारी नारायण सिंह के वंशजों को नहीं दी गई। अर्रा जसपुर रियासत के अंतर्गत यह इलाकेदार का मुख्यालय है। 28 गांव इसके अंतर्गत आते थे। जसपुर राजा के प्रति भक्ति रखने के शर्त पर यह दिया गया था। 1908 में यह अल्पवयस्क इलाकेदार था। 437 रुपये 8 आना वार्षिक टकोली पटाया जाता था। राउतिया जाति के इलाकेदार की उपाधि नामक थी। बंदर चुआ इलाकेदार का मुख्यालय था। कंवर जाति के इलाकेदार की उपाधि सैदाई थी। 8 गांव उसके अधिकार में थे। जसपुर राजा के प्रति राजभक्ति बनाए रखने की शर्त पर यह दिया गया था। 251 रुपये वार्षिक टाकोली यह जसपुर राजा को पटाता था। डोंगरपाली सारंगढ़ रियासत के दक्षिण पूर्वी भाग पर यह छोटी जमींदारी स्थित थी। 18 गांव इसमें सम्मिलित थे। गौड़ जाति का जमींदार था। सारंगढ़ राजा को यह टकोली पटाता था। गांव के जंगलों पर उसका अधिकार ना था। करनपाली सारंगढ़ रियासत के सरिया परगने के पहाड़ी भाग के निकट करनपाली जमींदारी 12 गांवों की थी। करनपाली गौड़ जाति का जमींदार था। सारंगढ़ राजा को टकोली पटाता था। गांव व क्षेत्र के जंगल पर उसका अधिकार ना था। लैलूंगा 34 गांवों की यह जमींदारी रायगढ़ रियासत में थी। जमींदार 599 लैलूंगा रुपये वार्षिक टकोली रायगढ़ राजा को पटाता था। लैलूंगा गांव के कारण जमींदारी का नाम लैलूंगा पड़ा। पेंड्रा 149 गांव शामिल थे। जंगली हाथी पाया जाता था। 585 वर्ग मील क्षेत्रफल था। 1800 रुपये वार्षिक टकोली पटाता था। यहाँ के प्रथम जमींदार हिंदू सी थे। पेंड्रा के प्रथम जमींदार हिंदू सी थे। छुरी जमींदारी इस जमींदारी के अंतर्गत 143 गांव आते थे। जमींदार परिवार कंवर जाति का था। जमींदार की उपाधि प्रधान थी। मराठा सेनापति भास्कर पंत ने जब रतनपुर पर आक्रमण किया था तब छुरी जमींदारी राधो सी कलचुरियों की ओर से रतनपुर की रक्षा करते मारा गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भुवन लाल सी जमींदार थी। जमींदारी का आधा हिस्सा पहाड़ी तथा आधा मैदानी था। 320 वर्ग मील का क्षेत्रफल था। 1282 रुपये वार्षिक नजराना पटाया जाता था। जमींदारी में मुख्यतः कंवर, गौड़ व बिंजवाड़ जाति के लोग निवास करते थे। कोरबा यह जमींदारी बिलासपुर जिले की सबसे बड़ी जमींदारी थी। 1850 वर्ग मील क्षेत्रफल था। 342 गांव आते थे। रतनपुर के राजा वाहड़ शाह ने 1520 ईस्वी में लगभग सरगुजा के रक्सेर राजा से इसे छीन लिया था। कोरबा जमींदार के निकट संबंधी उपरोरा व चांपा जमींदार थे। धर्राज कुंवर इस जमींदारी की अंतिम जमींदारनी थी। उनके पति जोगेश्वर सिंह की मृत्यु 1917 ईस्वी में हो गई थी। बस्तर रियासत के अंतर्गत भोपालपट्टनम, कुरूर, सुकमा, पटलकोट, पुतकेल, कोटापल्ली प्रमुख जमींदारियां थी। राजा बस्तर को ये वार्षिक टकोली देते थे। बस्तर रियासत राजा की संप्रभुता मानते थे। भोपालपट्टनम जमींदार के अधिकार में 139 गांव थे। 722 वर्ग मील का क्षेत्रफल था। कुटरू बस्तर रियासत की सबसे बड़ी जमींदारी थी। 1362 वर्ग मील का क्षेत्रफल था। जमींदार 4600 रुपये टकोली पटाता था। सागौन के बहुमूल्य पेड़ों से भरा है। सुकमा जमींदारी के अधीन 648 वर्ग मील का क्षेत्रफल था, जिसमें 128 गांव आते थे। मुरिया व प्रजा जनजाति का निवास था। 9084 रुपये रियासत को यह भू राजस्व के रूप में पटाता था। पंडरिया, मार्टिन, उपरोरा, चांपा, लाफा, करौद आदि जमींदारियाँ छत्तीसगढ़ की जमींदारियों के अंतर्गत आती थी। अपने अपने क्षेत्रों से लगान वसूल करना व क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना, संप्रभु को वार्षिक टकोली या नजराना पटाना इनका मुख्य कार्य था।